हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको ट्रिप पे घटी कुछ अजीब घटनाएं बताने वाला हूँ। ये घटनाएं सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अजीब हैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये घटना एंड्रा नाम की एक लड़की के साथ घटी है जो कि शिकागो की रहने वाली है। और अब आगे की घटना मैं आपको एंड्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम एंड्रा है। ये घटना सन 2008 की है। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, मेरे दादाजी थे और मैं थी। जब ये घटना मेरे साथ घटी तब मेरी उम्र करीब 11 या 12 साल की थी। दरअसल हमारे दादाजी का रिटायरमेंट होने वाला था। वो आर्मी में थे। दादाजी को घूमने फिरने का बहुत शौक था। उनके रिटायरमेंट के बाद 1 साल तक हम लोग कहीं बाहर नहीं गए क्योंकि हम सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। दादाजी पर किसी का ज़्यादा ध्यान भी नहीं जाता था। एक दिन पापा को अपने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी मिली तो उन्होंने प्लान बनाया कि वो दादाजी को लेके कहीं घूमने जाएंगे। और फिर उस प्लान में मैं और मम्मी भी शामिल हो गए। हम चारों लोग शिकागो के माउंटेन्स पे कैंपिंग करने का प्लान बना रहे थे और उसी वक्त ये घटना हमारे साथ घटी। इस घटना को बताते वक्त मैं उस दृश्य को अभी भी याद कर सकती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। शिकागो माउंटेन्स जहाँ पर हमें कैंपिंग के लिए जाना था, वो जगह हमारे घर से करीबन 200 किलोमीटर दूर थी। हमारे पास काफ़ी दिनों का समय था तो हमने काफ़ी लंबी ट्रिप बनाई थी। वहाँ पर पहुँचने में हमें करीबन 4 से 5 घंटे लगने वाले थे। हमने ये सोचा कि अगर हम शाम के टाइम वहाँ निकलेंगे तो अगले दिन सुबह वहाँ पर पहुँच जाएंगे और फिर उसके बाद हम वहाँ पर अपनी कैंपिंग कर सकते हैं। प्लान के हिसाब से हम सब शाम के 6 बजे निकले। अंधेरा लगभग होने ही वाला था। काफ़ी दूर तक हम लोगों ने गाड़ी को ड्राइव कर लिया था। पापा कार को ड्राइव कर रहे थे। दादाजी पापा के बगल में बैठे हुए थे। मैं और मम्मी पीछे बैठे हुए थे और हमारा सारा सामान गाड़ी की डिग्गी में रखा हुआ था। शिकागो माउंटेन के लिए एक हाईवे जाता है। काफ़ी बड़ा हाईवे है वो। इतना बड़ा हाईवे जिसको क्रॉस करने में हमें करीबन 2 घंटे लगते हैं। उस हाईवे की शुरुआत से लेकर अंत तक कहीं पे कोई भी स्टॉपेज नहीं है और उस हाईवे के दोनों तरफ बड़े बड़े जंगल हैं। पापा गाड़ी को काफ़ी तेज चला रहे थे। पता नहीं उनको किस बात की जल्दी थी। दादाजी बार बार उन्हें गाड़ी को धीमे चलाने के लिए बोल रहे थे। उन्होंने बहुत दिनों बाद गाड़ी के स्टीयरिंग को पकड़ा था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत दिनों बाद भी उनको छुट्टियाँ मिली थीं। पापा को भी ट्रिप पे जाना और घूमने फिरने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। हम सब यही सब बात करते हुए गाड़ी में बैठे हुए जा रहे थे। उस वक्त रात के करीब 9 या 10 बज रहे थे। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। मैंने पापा को बोला कि मुझे भूख लग रही है और खाने की ज़रूरत है। पापा ने बोला अभी कुछ ही देर बाद एक रेस्टोरेंट आएगा, हम वहाँ पर बैठ के खाना खा सकते हैं। मम्मी अपने साथ जितने भी स्नैक्स लाई थी वो सब ख़त्म हो गए थे और दादाजी को भी भूख लग रही थी। उसके बाद हम लोग एक रेस्टोरेंट पर रुके। वो रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा पुराना था। वहाँ पर जब हम लोग गए तो वो एकदम खाली था। हम 4 लोगों के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। रेस्टोरेंट का ओनर बस वही था जो कि वहाँ पर कस्टमर्स का वेट कर रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग था। उसको देखते हुए लग रहा था कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पापा ने जाके उसको खाने का ऑर्डर दिया और वो काफ़ी धीमे स्पीड में काम कर रहा था। एक ऑर्डर लेने में उसने करीबन 15 से 20 मिनट लगा दिए। पापा ने उससे पूछा कि हमें हमारा ऑर्डर कितनी देर में मिल जाएगा। उसने बोला कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, स्टाफ कम है। फिर भी उन्होंने टाइम पूछा तो उसने 1 घंटे बताया। हम लोग इतना इंतज़ार नहीं कर सकते थे। पापा ने कहा कि हम 1 घंटा वेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें निकलना है और हमें हमारे लोकेशन तक पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा देर भी हो रही थी। फिर पापा ने मैप को देखा तो उसमें यह दिखा रहा था कि जिस रेस्टोरेंट पे हम हैं उसी से पीछे एक हाईवे का शॉर्टकट गया है
वहाँ पर एक और रेस्टोरेंट है और हम जाके वहाँ पर खाना खा सकते हैं। पापा ने फिर अपने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। हम सब दोबारा कार में बैठे और मैप की लोकेशन के हिसाब से उस दूसरे रेस्टोरेंट पे गए जहाँ पर हमें खाना मिल सकता था। जब हम उस रेस्टोरेंट में पहुंचे तो उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कई सालों से कोई गया ही ना हो। एकदम खाली रेस्टोरेंट, इतना पुराना कि शायद वहाँ पे साफ सफाई और मेंटेनेंस भी ढंग से नहीं की गई थी। वहाँ पर हमारे अलावा कोई भी नहीं था। रेस्टोरेंट के अंदर सिर्फ 2 लाइट्स चल रही थी। उसका काउंटर भी बहुत ज़्यादा गंदा था और बेंच और चेयर्स लगे हुए थे जिनकी ठीक से साफ सफाई नहीं की गई थी। देख के ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई जाता ही नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। पापा ने रेस्टोरेंट के आगे अपनी गाड़ी को खड़ा किया और हम लोग को गाड़ी के अंदर ही बैठने के लिए बोला। उन्होंने हमसे बोला कि हम गाड़ी से नीचे ना उतरे। उस वक्त काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था। रेस्टोरेंट के पास चारों तरफ जंगल था और एक हाईवे था जहाँ से हम आए थे। पापा जब रेस्टोरेंट के अंदर गए तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। रेस्टोरेंट की किचन से किसी चीज़ की आवाज़ तो आ रही थी जैसे अंदर कोई स्टाफ हो, लेकिन उनके बार बार बुलाने पर भी वहाँ से कोई भी नहीं निकला। किसी की परछाई आते जाते नजर आ रही थी लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो करीबन 10 मिनट तक स्टाफ को बुलाते रहे लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया। मैं, दादाजी और मम्मी कार के अंदर ही बैठ के उनको देख रहे थे। वो रेस्टोरेंट के काउंटर पे खड़े होके दाएं और बाएं देख रहे थे और शायद किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। गुस्से में दादाजी भी कार से नीचे उतरे और पापा की तरफ रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगे। वो जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर गए पूरे रेस्टोरेंट की लाइट चली गई और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो गया। लाइट जाने की वजह से पापा तुरंत रेस्टोरेंट के अंदर से भाग के बाहर आए और उन्होंने देखा कि वो पूरा रेस्टोरेंट अंधेरे में डूबा हुआ था। उन्होंने दादाजी से तुरंत कार में बैठने के लिए बोला। वहाँ पर इतना अंधेरा हो गया था, सिर्फ कार की हेडलाइट की रोशनी से ही हम थोड़ा बहुत देख सकते थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मम्मी भी कार के अंदर ही बैठी हुई थी। हम लोग तुरंत कार के अंदर आके बैठे और तभी उस रेस्टोरेंट के अंदर से जो भी ढेर सारे बर्तन और सामान थे उन सब की इधर उधर पटकने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि उस रेस्टोरेंट के अंदर कोई है जो कि लड़ाई झगड़ा कर रहा है, सारे सामान को एक तरफ से दूसरी तरफ फेंक रहा है और वो सारी आवाज़ हम चारों को सुनाई दे रही थी। हालांकि हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, उसके अंदर बस अंधेरा था। रेस्टोरेंट के ऊपरी हिस्से में हम चारों ने 4-5 काली परछाइयों को बैठे हुए देखा। वो किसी इंसान की परछाई नहीं थी, वो सिर्फ इंसान की आकृतियां थी जो बैठ के हमें देख रही थी और हमारी आंखों के सामने ही वो रेस्टोरेंट के ऊपरी हिस्से से कूद के जमीन पर गिरी और हमने उन्हें साफ साफ देखा। वो भागते हुए हमारी तरफ आ रही थी। रेस्टोरेंट में सामान फेंकने की आवाज़ें लगातार जोर जोर से बढ़ती जा रही थी। पापा ने अपनी गाड़ी को भगाया। मैं और मम्मी पीछे की तरफ देख रहे थे। वो परछाइयाँ साफ साफ हमारे पीछे आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं मम्मी के गले लग गई। मम्मी मुझे बार बार कह रही थी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक है। हालांकि हम सबको वो परछाइयाँ दिखाई दे रही थीं। पापा जितनी ज़ोर से हो सके उतनी ज़ोर से कार को चलाने की कोशिश कर रहे थे। भागते भागते वो परछाइयाँ कार के बराबर भी आ गई। हम सब लोगों ने उसको देखा। पापा डर गए थे लेकिन दादाजी ने बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया। उन्होंने पापा से कहा कि डरो नहीं, तुम बस गाड़ी तेज चलाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पीड में थी। गाड़ी चलाते हुए हम लोग फिर मेन हाईवे पे आ गए जहाँ से रोड शिकागो माउंटेन्स को कनेक्ट करती थी। पापा गाड़ी को लगातार तेज भगाए जा रहे थे। उन्होंने गाड़ी कहीं भी नहीं रोकी। करीबन आधे घंटे तक वो गाड़ी चलाते रहे। पीछे मुड़ के जब उन्होंने देखा तो रोड एकदम खाली थी। पीछे से और भी गाड़ियां आ रही थी जो कि शिकागो माउंटेन्स की तरफ ही जा रही थी। वो कच्ची रोड जहाँ से हम लोग उस रेस्टोरेंट के लिए मुड़े थे वो काफ़ी पीछे छूट गई थी। कुछ देर तक तो पापा, मैं, मम्मी और दादाजी सब लोग कार में शांत बैठे हुए थे। किसी ने कोई भी बात नहीं की। आधे घंटे बाद पापा ने एक और रेस्टोरेंट पे गाड़ी रोकी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग आ जा रहे थे। वहाँ पर गाड़ी रोक के फिर हम लोगों ने उसी चीज़ के बारे में बात की। हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो भी घटना हम लोगों के साथ घटी वो सच भी थी या नहीं। हम सब लोगों को यही लग रहा था कि वो बस हमारा एक वहम है। उस जगह के बारे में जब हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों को पास की तो उन्होंने कहा कि वो रेस्टोरेंट बहुत सालों से बंद है। करीबन 2 साल पहले वहाँ पर आग लग गई थी।
और तब से वो वैसे ही बंद है। लेकिन हम लोगों ने पुलिस वालों को बताया कि वहाँ पर उस रेस्टोरेंट की लाइट जल रही थी और ऐसा महसूस भी हो रहा था कि वहाँ पर कोई है। लेकिन पुलिस वालों ने हमारी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। हमारी कंप्लेंट पास करने के बाद भी कुछ पुलिस वाले उस जगह पर देखने के लिए भी गए, लेकिन वो जगह एकदम वीरान थी। पुलिस वालों ने बताया कि वहाँ पर सिर्फ खंडहर के अलावा और कुछ भी नहीं है। हम लोगों को उन पुलिस वालों ने फ़ोटोग्राफ भी भेजी, और जब पुलिस वालों ने हमें उस रेस्टोरेंट की फ़ोटोग्राफ भेजी तो हमने देखा कि वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा हमें उस रात को दिखा था। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरीके से जल गया है। उस रेस्टोरेंट की पूरी लकड़ियाँ काली हो चुकी थीं, चारों तरफ पेड़ पौधे निकले हुए थे और सब कुछ एकदम ऐसा था कि जैसे वहाँ पर कोई कई सालों से गया ही ना हो। हमें हमारी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रात के वक्त वो रेस्टोरेंट चालू हो जाता था और दिन के वक्त देखी गई फोटोग्राफ में एकदम अलग था। ये घटना बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। हालांकि इस घटना के बाद हम लोग कभी भी उस रास्ते पर नहीं गए। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत लोगों को बताया। बहुत ही अजीब बात थी ये, और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस भी। तो दोस्तों, ये थी ट्रिप पर घटी एक घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ, जो कि मार्था नाम की एक औरत के साथ घटी थी। और अब आगे की घटना मैं आपको मार्था के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मार्था है। मैं ईस्ट कैनेडियन फॉरेस्ट की तरफ ही रहती हूँ। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं अपनी कार लेके अपने दोस्तों से मिलने जाऊँ। वो लोग वेस्ट कैनेडियन फॉरेस्ट की तरफ रहते हैं। हालांकि हम दोनों के घर में ज़्यादा दूरी नहीं है। देखा जाए तो 5 से 6 घंटे का रास्ता है। मुझे ड्राइविंग करने का बहुत शौक है। हम हर वीकेंड में एक दूसरे से मिलने जाया करते हैं। ज़्यादातर तो क्रिसमस पे भी हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, और न्यू ईयर की पार्टी तो साथ में ही होती है। लेकिन इस बार क्रिसमस में मैं अपने दोस्तों से मिल नहीं पाई थी। ये घटना 2002 की है। उस दिन मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, तो मुझे उनसे मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि मैं उनसे न्यू ईयर के बाद मिलने आऊँगी। न्यू ईयर के बाद मैंने छुट्टी ली और उसके बाद मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चली गई। मैं अपनी कार ड्राइव करके ही कैनेडियन फॉरेस्ट की तरफ से ही जा रही थी। जनवरी का महीना था। ठंड बहुत ज़्यादा थी। पूरा हाईवे जंगलों से घिरा हुआ था और पूरा हाईवे कोहरे में ढका भी हुआ था। दिन के करीब 2 या 3 बज रहे थे, लेकिन कोहरे की वजह से ऐसा लग रहा था कि शाम हो रही हो। एकदम ठंडा मौसम। फॉग लाइट की वजह से थोड़ा बहुत हाईवे दिखाई दे रहा था। मैं उसी हाईवे पे धीरे धीरे गाड़ी चला रही थी। रास्ते में आती जाती और भी गाड़ियां नजर आ रही थीं, लेकिन करीबन 1 से 1.5 घंटे गाड़ी ड्राइव करने के बाद वो भी मुझे दिखना बंद हो गई। मेरे दोस्त के घर के जाने के लिए हाईवे से उतरते ही एक शॉर्टकट आता है, जो कि एक छोटी सी रोड गई है। वो एक दूसरे हाईवे को कनेक्ट करती है, जो मेरे दोस्त के घर की तरफ जाता है। मैं उसी रोड पर मुड़ गई। कुछ देर के लिए वो रोड एकदम सुनसान हो जाती है, क्योंकि वो एक शॉर्टकट रास्ता है। जल्दी पहुंचने के लिए मैं ज़्यादातर उसी रास्ते को लेती हूँ। वैसे तो वो रास्ता आम लोगों के लिए खुला हुआ है, लेकिन कोई भी उस पर जाता नहीं है। उस रास्ते में जाने की वजह से हमें 10 किलोमीटर कम गाड़ी ड्राइव करनी पड़ती है और समय भी काफ़ी बच जाता है। हर बार की तरह मैं इस बार भी उसी रास्ते पर गई, लेकिन इस बार मैं अकेले जा रही थी। ज़्यादातर मैं अपने दोस्तों के साथ ही ट्रैवल करती हूँ। उस शॉर्टकट वाली रोड पे करीबन 15 मिनट तक चलने के बाद मुझे रास्ते में एक बच्ची दिखाई दी। उसकी उम्र करीबन 10 या 11 साल की होगी। उसने हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, एक फ्रॉक, जो कि इस जमाने की पहनी हुई तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी। उसके बाल बहुत ही अच्छे से सजे हुए थे, जैसे कि पुरानी हेयर स्टाइल होती है। मैंने उसके पास गाड़ी खड़ी की और फिर मैंने उससे पूछा कि तुमको कहीं जाना है क्या। उसने मुझे कहा कहीं नहीं। उसकी आंखें एकदम बहुत ज़्यादा डरावनी थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज़ से एकदम शॉक्ड है। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया, बस ना में अपना सर हिलाया। मुझे देखने में भी वो बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी। मैंने फिर अपनी गाड़ी का कांच तुरंत बंद कर लिया और दोबारा गाड़ी को आगे की तरफ चलाने लगी। करीबन 10 मिनट बाद मैंने देखा कि वो लड़की दोबारा आगे ही खड़ी है, और मैं इसको देख के शॉक्ड हो गई थी। अभी मैं उसको पीछे ही छोड़ के आई थी और वो इतनी जल्दी आगे कैसे आ गई, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। कि मेरे लिए बहुत ताजुब की बात थी। मैंने अपनी गाड़ी फिर उसी के बगल में रोकी
और अपनी गाड़ी का कांच नीचे किया और उससे दोबारा पूछा कि तुमको कहीं जाना है क्या? कुछ देर पहले तुम इतना पीछे थी और इतनी जल्दी आगे कैसे आई? उसने फिर मेरे सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया और इस बार वो मुझे घूर के देख रही थी। उसके घूर के देखने की वजह से मेरे गले से कुछ आवाज़ भी नहीं निकली। हाथ पैर एकदम जम गए थे, गला पूरी तरीके से सूख चुका था। मेरे पैर एक्सीलेटर पर जा ही नहीं रहे थे। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अपनी गाड़ी को वहां से भगाऊं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, सब कुछ एकदम जम सा गया था। मैंने फिर हिम्मत की और ऊपर वाले का नाम लिया और गाड़ी के एक्सीलेटर को जोर से दबाया। गाड़ी बढ़ गई और मैं काफ़ी स्पीड में गाड़ी को भगाने लगी। मैं बार बार गाड़ी को आगे की तरफ चलाते हुए बैक मिरर में देख रही थी। वो लड़की वहीं पर ही खड़ी थी। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे बस वहां से बाहर निकलना था। कोहरे की वजह से मुझे वैसे भी रोड दिखाई नहीं दे रही थी, तो मैं इतनी भी तेज नहीं चला रही थी कि मैं आगे जाके किसी पेड़ या पत्थर से लड़ जाऊं। गाड़ी का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में था। बस मैं डरी हुई थी और गाड़ी को तेज चला रही थी। बार बार बैक मिरर में पीछे की तरफ देखने की वजह से मेरा ध्यान आगे नहीं था। जैसे ही मैंने पीछे की तरफ देखने के बाद आगे देखा, वो लड़की मेरी गाड़ी के जस्ट सामने रोड के बीचों बीच ही खड़ी थी और मैंने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। उस लड़की के ऊपर गाड़ी चढ़ते ही वो गायब हो गई। मुझे साफ साफ ऐसा महसूस हुआ कि मैंने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया है। गाड़ी चढ़ाने के बाद मैं तुरंत अपनी गाड़ी को रोक के वहीं पर खड़ी हो गई और सब कुछ एकदम शांत था। मैं करीबन 1 मिनट तक गाड़ी में ही बैठी रही और मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने थोड़ी हिम्मत की और गाड़ी से नीचे उतरी तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी एकदम नॉर्मल है और रोड के उस हिस्से में जहां पर मैंने उस लड़की को गाड़ी से उड़ा दिया था, वहां पर कोई था ही नहीं। वो पूरी रोड खाली थी। पूरी रोड पे कोहरा ही था। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसी घने कोहरे में से मुझे एक लड़की के हंसने की आवाज़ आई और वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो आवाज़ चारों तरफ से घूम घूम के आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे मार डालेगी। इतनी डरावनी हंसी मैंने कभी भी नहीं सुनी। मैं तुरंत गाड़ी में बैठी और गाड़ी को स्टार्ट करने लगी, लेकिन मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी कि गाड़ी भी नहीं स्टार्ट हो रही थी। काफ़ी देर बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई। फिर मैंने गाड़ी को दोबारा भगाया। मैं इतनी जल्दी में थी कि मैंने गाड़ी के कांच को ऊपर नहीं किया था और जितनी देर मैं उस रास्ते पे थी जो कि दूसरे हाईवे को कनेक्ट करता है, मुझे उस लड़की की हंसने की आवाज़ लगातार आती रही। मैं जैसे तैसे कुछ ही देर में उस हाईवे से बाहर आ गई और वो आवाज़ भी आना मुझे बंद हो गई। कुछ देर तक तो मैं एकदम शांत थी और चुपचाप गाड़ी चला रही थी और गाड़ी चलाते हुए थोड़ी देर बाद मैं रोने लगी। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी। मेरी हिम्मत दोबारा उस रास्ते से जाने की नहीं हो रही थी। मैं तभी अपने दोस्तों के यहाँ चली गई और वहाँ पर जाके उनको मेरे साथ घटी इस घटना के बारे में भी बताया। मेरे दोस्त लोग मेरी बात पर विश्वास भी कर रहे थे क्योंकि मैं बहुत रो रही थी। उन्होंने मुझे संभाला और फिर मैं उस रोड पर दोबारा कभी नहीं गई। तो ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये तीसरी घटना औरो नाम के एक लड़के के साथ घटी थी और अब आगे की घटना मैं आपको औरो के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम औरो है। इस घटना को बताते वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। इस घटना के बाद मैंने अपने पिताजी को खो दिया था। मैं अपने पिताजी के साथ एक रोड ट्रिप पर गया हुआ था। हमारे घर में मैं, मेरी मम्मी, मेरे डैड और मेरी छोटी बहन थी। मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे। मेरी छोटी बहन और मैं अभी पढ़ाई कर रहे थे। पापा को रोड ट्रिप्स का बहुत शौक था। मम्मी को जॉब से छुट्टी नहीं मिली, इसलिए वो पापा के साथ ट्रिप पर नहीं आ पाई। मैंने अपने स्कूल से छुट्टी ले ली थी क्योंकि मुझे रोड ट्रिप्स बहुत पसंद है। छोटी बहन मम्मी के साथ ही रुक गई। मैंने और पापा ने करीबन 3 से 4 दिन का ट्रिप का प्लान बनाया। हम ज़्यादा दूर नहीं जाने वाले थे। हमारा घर नॉर्थ अलाबामा में पड़ता था। मैं अपने डैड के साथ ट्रिप के लिए निकल गया। हम दोनों लोग बस से साउथ अलाबामा की तरफ जा रहे थे। पापा ने बताया था कि वहाँ के पहाड़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पे झील और नदियाँ बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं। घूमने के साथ साथ मुझे फ़ोटोग्राफ्स खींचने का भी बहुत शौक था। उस वक्त मेरी उम्र करीब 14 या 15 साल की थी। मैं अपने साथ अपना कैमरा लेकर गया हुआ था। हम एक बस से जा रहे थे। वो बस बीच रास्ते में ही खराब हो गई, जिसकी वजह से जितने भी पैसेंजर्स उसमें बैठे हुए थे उन्हें नीचे उतरना पड़ा। बस वालों ने बैकअप के लिए एक बस मंगाई थी, लेकिन उसको आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला था। जब वो बस खराब हुई,
उस वक्त शाम के करीब 8 या 9 बज रहे थे। हम लोग हाईवे पे ही बस का वेट कर रहे थे, लेकिन तभी एक दूसरी बस भी आ रही थी जो कि उसी जगह जा रही थी जहां पर हमें जाना था। पर हमारी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब थी। उस बस में सिर्फ 2 सीट्स नहीं खाली थी। हमारे साथ जितने भी पैसेंजर्स उतरे थे वो सब तो बैठ गए थे, लेकिन मैं और मेरे डैड रह गए थे। मैं इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया, लेकिन डैड ने उसको एक चैलेंज की तरह लिया। उन्होंने कहा, ट्रिप में ये सब चीज़ें तो होना आम बात है, कोई बात नहीं, हम लोग पैदल रोड पर चलेंगे। अगर कोई और बस आ गई तो हम लोग उसमें चले जाएंगे, वरना बैकअप के लिए बुलाई हुई बस तो आती ही होगी, हमें उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। हम जिस बस से आए थे वो बस भी वहीं पर ही खड़ी थी और उसका ड्राइवर उसी बस में बैठा हुआ था। उसके ड्राइवर ने हमसे बोला कि हम बस में अगली बस का इंतज़ार करें, लेकिन पापा रुकने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम आधा रोड चलते हुए पार करेंगे और एक नया एक्सपीरियंस भी लेंगे। और यही मेरे डैड की सबसे बड़ी गलती थी। करीबन 2 से 3 किलोमीटर चलने के बाद हमें कोई भी बस नहीं मिली और न ही बैकअप के लिए बुलाई हुई बस वापस आई। हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। मैंने डैड से बोला कि हमें वापस जाना चाहिए और उसी बस में वेट करना चाहिए। मेरी थकी हुई हालत देख के डैड मेरी बात मानने के लिए तैयार हो गए और उसके बाद हम लोग दोबारा वापस उसी बस के लिए जाने लगे। जब हम उस बस के पास दोबारा पहुंचे तो हमने देखा कि वो बस ड्राइवर जिसने हमें बस के पास रुकने के लिए बोला था वो वहां पर था ही नहीं और पूरी बस ऐसे ही खड़ी थी। वो लॉक भी नहीं थी। पूरे सुनसान हाईवे पे वो अकेली बस और वहां पर कोई भी नहीं था। मैं और डैड बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे कि आखिर वो गया कहाँ। हमने उस बस ड्राइवर को आवाज़ भी थी, लेकिन उस हाईवे पे हमारी आवाज़ सिर्फ गूंज रही थी और कोई भी नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन डैड ने मुझसे बोला था कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हो सकता है वो बस ड्राइवर यहीं कहीं पास में गया हो और अभी कुछ देर में वो वापस आ जाएगा। फिर डैड ने मुझे बोला कि मैं बस में जाकर आराम करूं और वो वेट करेंगे जब तक बस ड्राइवर नहीं आ जाता है। मैं बस में जाके सो गया था और करीबन 1 घंटे बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि डैड आगे वाली सीट पर बैठे हुए हैं और बस ड्राइवर का वेट कर रहे हैं। मैं उठ के डैड के पास गया और उनसे मैंने पूछा कि बस ड्राइवर अभी तक आया नहीं। उन्होंने कहा कि काफ़ी देर हो गए हैं, मैं उसको बहुत देर से ढूंढ भी रहा हूँ, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चला। तुम जाके सो जाओ, जैसे ही वो आएंगे मैं तुम्हें उठा दूंगा। मैं दोबारा जाके बस में सो गया और उसके बाद मैं बहुत देर तक सोता रहा। करीबन रात के 2 बजे मेरी आंखें फिर से खुली। मैंने देखा कि डैड बस में नहीं है और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब बात थी। मैं डैड को चिल्ला के आवाज़ दे रहा था, लेकिन वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आए। मैं बस से नीचे उतरा और उस पूरे सुनसान हाईवे पे मेरे अलावा कोई भी नहीं था। उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं दोबारा बस की बैक सीट पर जाके बैठ गया और रोने लगा। तभी मुझे बस के बाहर खिड़की से एक चीज़ दिखाई दी। वो कोई परछाई थी, बड़ी काली लंबी परछाई, जो कि हूबहू मेरे पिताजी जैसे लग रही थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बस से नीचे उतरूं और वो परछाई मुझे उसी अंधेरे जंगल में बुला रही थी जो कि हाईवे के बगल में था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने ढंग से देखा तो मुझे साफ साफ दिखा कि वो परछाई वहीं पर ही खड़ी है। उसने मुझे सिर्फ एक ही बार बुलाया था। उसकी आवाज़ हूबहू मेरे पिताजी जैसी थी। मैंने बस के अंदर से दोबारा उन्हें आवाज़ दिया कि पापा आप हो क्या। उसने फिर दोबारा कोई भी जवाब नहीं दिया और मैं करीबन 1 घंटे तक उसी परछाई को देखता रहा। वो बस के अंदर भी नहीं आई, लेकिन वो वहीं पर ही खड़ी थी। कुछ देर बाद वो परछाई धीरे धीरे बस के पास आ रही थी और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। वो मुझे बार बार अपने पास बुला रही थी, लेकिन मैं नहीं जा रहा था। मेरे ना जाने के बाद वो धीरे धीरे बस के पास आने लगी और फिर तभी अचानक से मुझे दूसरी बस की हॉर्न की आवाज़ आई और मैं डर गया। जैसे ही मैंने देखा कि वो दूसरी बैकअप वाली बस वहां पहुंच गई है, मैं तुरंत बस से नीचे उतरा और उस बस की तरफ भागा। उस बस में एक बस ड्राइवर और एक कंडक्टर था। कुछ पैसेंजर्स भी बैठे हुए थे। उन बस ड्राइवर्स को देख के मैं रोने लगा। उस बस ड्राइवर और कंडक्टर को देख के मैं रोने लगा और उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर मुझे क्या हुआ। मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने फिर वहां पर बस ड्राइवर और मेरे पापा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं मिले। वो लोग कहाँ चले गए मुझे आज भी नहीं पता चला। फिर वहीं पे ही रात में पुलिस वालों को बुलाया गया
करीबन 1 से 1.5 घंटे बाद पुलिस वालों की 2 गाड़ियां भी आईं। उन्होंने बस वालों को और पापा को खूब ढूंढा, लेकिन वो लोग नहीं मिले। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन लोकल पुलिस वालों को पता चली और फिर मेरे घर पर भी। कुछ देर बाद एक बैकअप के लिए गाड़ी बुलाई गई और मुझे मेरे घर भेज दिया गया। मैं रास्ते भर रोता रहा। पापा का कुछ भी पता नहीं चला। मैंने घर पर जाके मम्मी को ये बात बताई। पापा को ढूंढने का काम पुलिस वालों ने बहुत दिनों तक किया, लेकिन उन्हें नहीं पता चला कि वो आखिर गए कहाँ। और उस दिन के बाद से मैंने अपने पिताजी को बिल्कुल भी नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी ट्रिप पे घटी कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।